तो चलिए लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हम डेवलपमेंटल थ्योरीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हमने वाइगोस्की की और जीन पियाजे की पढ़ ली थी। उसके बाद हमने सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट बाय एरिक एरिक्सन ये हमने कल की क्लास में कवर किया है। आज की क्लास में हम लॉरेंस कोहलबर्ग को समझने चलते हैं। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है उसको हम हिंदी में नैतिक विकास का सिद्धांत और अंग्रेजी में मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। ठीक, ये कुछ इवेंट्स हैं कोहलबर्ग के जीवन से संबंधित कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कहाँ एजुकेशन ली, ये सब कुछ हमारे काम का फ़िलहाल तो नहीं है। ठीक है, बस हमें ये याद रखना है कि कोहलबर्ग का जो कंसेप्ट है वो आपका डिलेमा पर आधारित है और उसको हैंस डिलेमा का नाम दिया जाता है। हैंस जो कि इनके कह सकते हैं कि क्लाइंट थे, है ना। एक्चुअल में एक मेंटल हॉस्पिटल में ये काम करते थे कोहलबर्ग, और वहाँ पर काम करने का इनका मतलब जो रोल था वो ये था कि जो भी मेंटली रिटार्डेड या फिर कह सकते हैं कि एक प्रकार से डिप्रेस व्यक्ति वहाँ आता था इलाज करवाने के लिए, तो उसकी जो केस हिस्ट्री है उसको जानने का काम इनका था। तो केस हिस्ट्री जानते जानते एक इनके क्लाइंट आते हैं, तो ऐसे ही केस हिस्ट्री जानते जानते इनका एक क्लाइंट आते हैं हैंज नाम से, जिनके ऊपर एक प्रकार से सोशल क्राइम का अपराध मतलब या फिर कहें कि सामाजिक अपराध का एक केस होता है, जहाँ पर कुछ ऐसी घटना इन्होंने बताई है अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले कि जो हैंज हैं उनकी पत्नी को कैंसर होता है और उस कैंसर का इलाज केवल एक ही केमिस्ट के पास था जो मेडिसिन थी उसकी, बट हैंस के पास इतने रुपए नहीं थे कि वो उस मेडिसिन को ले सके। अपने सभी दोस्तों से, अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उनसे मांगने के बाद भी उस वैक्सीन या फिर उस मेडिसिन का जो रियल एमआरपी था या कह सकते हैं कि उसका जो रियल कॉस्ट था उसके आधे ही रुपये जमा कर पाते हैं और केमिस्ट इनको दवाई देने से मना कर देता है। ठीक है, तो अब अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए ये केमिस्ट के जाने के बाद उनकी दुकान से उस मेडिसिन को ले लेते हैं और वहाँ पर जो भी पैसा कलेक्शन इन्होंने किया था वो रख के आ जाते हैं। तो इट मीन्स एक प्रकार से इन्होंने चोरी की अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए। तो प्रश्न ये आता है कि पत्नी की जान बचाना अधिक इम्पोर्टेंट था, वो इनकी नैतिकता थी, या फिर सामाजिक दायरे में रह करके इस प्रकार की चोरी ना करना ये नैतिकता थी। इस तरह के कई सारे प्रश्न हैंस के कोहलबर्ग के मस्तिष्क में उठते हैं और इस प्रकार से वो एक अपना जो भी अध्ययन है या जो स्टडी इसको आप कह लीजिए, रिसर्च कह लीजिए, उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, एक स्टोरी थी इनकी। तो कोहलबर्ग एक्सटेंडेड पियाजेस थ्योरी प्रपोज्ड दैट मोरल डेवलपमेंट इज अ continual process that occur throughout the लाइफ स्पैन। यहाँ पर आप लोगों के जानने के लिए ज़रूरी है कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के काउंटर पार्ट पे है। तो जीन पियाजे का अभी तक आपने सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी है, जीन पियाजे का अपना एक नैतिक विकास का सिद्धांत भी है, यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी है, जिसमें उन्होंने हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस स्टेप से मोरलिटी को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, बहरहाल वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं तो उसको हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। इसके बाद इन्होंने यूज्ड पियाजेस स्टोरी टेलिंग टेक्निक टू टेल पीपल स्टोरीज इन्वॉल्विंग मोरल डिलेमास। जीन पियाजे के समान ही इन्होंने लोगों को कुछ कहानियाँ दी और उस कहानी के परिणाम स्वरूप उनके डिसीजन जानने का प्रयास किया। जैसे कि कई बार होता है ना, आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है साइकोलॉजिकली कि बताइए कि अगर आपके घर में अचानक से हमला हो जाता है, बहुत सारे डाकू लोग अटैक कर देते हैं और आपके पास हथियार हैं, ठीक है, तो क्या आप उनको जान से मार दोगे या फिर आप पुलिस को कांटेक्ट करोगे? ये इस टाइप की बात है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसको जान से मारना भी अपराध है, ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशंस दे करके लोगों का जो मोरल स्टेटस है वो जानने का ये प्रयास करते हैं। ठीक है, ही बेस्ड हिज थियरी अपॉन रिसर्च एंड इंटरव्यूज़ विद ग्रुप्स ऑफ यंग चिल्ड्रन। ये मैं आपको बताया था कि इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए अच्छा खासा रिसर्च किया
बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने इस स्टडी में शामिल किया, प्रश्न वगैरह किए। अ सीरीज ऑफ मोरल डिलेमास वर presented to these participants and they were also interviewed to determine the reasoning behind their judgment of each scenario। और साथ ही साथ इन्होंने जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स थे उनको जो वो डिसीजंस ले रहे हैं उस डिसीजन के लेने के पीछे जो रीज़न है उस रीज़न को बताने के लिए भी कहा, ताकि वो ये समझ सके कि डिसीजन क्यों लिया गया है, उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक। One of the best known story of Kohlberg concern a man called Hans who lived somewhere in Europe। तो यही हैंस, आप स्पेलिंग भी नोट कर सकते हैं यहाँ पे HEINZ। ठीक है, यही हैंस जो हैं इनके नाम से हैंस ग्लीमा का बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी को लेकर के इन्होंने अपना डेवलपमेंटल थ्योरी जो है वो आगे प्रदान किया है। ठीक है, तो अब आते हैं हम जो हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर फोकस्ड होने के लिए। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो अब यहाँ पर तो आपको मैंने बताया कि जीन पियाजे ने भी दिया है और कोहलबर्ग ने भी दिया है। ठीक, कोहलबर्ग के सिद्धांत को किस नाम से पुकारा जाता है, तो आप जानते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग ने जिस डिलेमा का जिक्र किया है वो क्या है, हैंस डिलेमा है। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में कितने स्तर यानी कि लेवल बताए हैं, तो 3 लेवल बताए हैं इन्होंने। पहला है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, हिंदी में आप लिखिएगा इसको। ठीक है, कन्वेंशनल मॉरलिटी एंड पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। अब इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा। प्री कन्वेंशनल को बोलेंगे हम पूर्व परंपरागत नैतिकता, पूर्व परंपरागत नैतिकता। कन्वेंशनल हो जाएगा आपका परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता। और पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी हो जाएगा आपका उत्तर परंपरागत नैतिकता। तो कुल मिलाकर के परंपरागत नैतिकता जो है वो सेंटर पार्ट है इनका। उसके पहले का जो स्टेटस है या फिर लेवल है उसको प्री, और जो बात का उसको पोस्ट कह दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए हर लेवल में 2-2 स्टेजेस आपको देखने को मिल रही हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में, देखो 6 स्टेजेस कुल है ये टोटल, आपको दिख रही होंगी आपकी स्क्रीन पे। तो 6 अवस्थाएं हैं ये। तो ये पूछा जाता है कि कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का जिक्र किया है, 6 अवस्थाओं का किया है। ठीक है, स्तर पूछेगा, लेवल पूछेगा तो 3 है, स्टेजेस यानी कि अवस्थाएं पूछेगा तो 6 हैं। अब ये 6 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनके नाम देख रहे होंगे आपको, देखिएगा। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञाकारिता एवं दंड। ठीक, सेकंड है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, व्यक्तिपरकता एवं एक्सचेंज को क्या बोलते हैं बताओ, विनिमय। ठीक है, व्यक्तिपरकता एवं विनिमय। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में अगर हम मोटा मोटा बात करें तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, ठीक है, तो अब उसको नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वहाँ पर बच्चा बहुत सारे रैंडम वर्क करता है, बहुत सारे काम करता है। तो जिस काम को करने पर बच्चे की पिटाई होती है यानी कि उसको दंड दिया जाता है, बच्चा उस काम को दोबारा नहीं करता है। सपोज़ अगर बच्चा मिट्टी खा रहा है और आपने 2 थप्पड़ मार दिए उसको, फिर मिट्टी खाई फिर 2 थप्पड़ मार दिए, तो वो समझ जाएगा कि मिट्टी नहीं खानी है, मिट्टी खाना गलत है। यस और नो? यस सर। इसी तरह से ओबीडियंस की बात करें तो पेरेंट्स कुछ इंस्ट्रक्शंस बच्चे को देते हैं तो बच्चे उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि कभी घूमने निकल लिए कहीं, तो पापा और मम्मी ने कहा कि बेटा देखो ऐसा है, कहीं भी दौड़ मत लगा देना, ठीक है, हमारा हाथ पकड़ के चलना। समझ में आ रहा है? हेलो? तो इस प्रकार से बच्चा अपने पेरेंट्स का कहना मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको नहीं पता कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर मानो उसके पेरेंट्स कहते हैं बेटा सिगरेट पीनी है रोज़ सुबह उठ करके, तो सिगरेट पीना शुरू कर देगा, उसको थोड़ी पता कि गलत चीज़ है। कुछ मूवीज़ आपने देखी भी होंगी जहाँ पर वो दिखाते हैं, स्पेशली अमिताभ बच्चन की मूवीज़ रहती हैं जिसमें वो अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और गुंडों के हाथ पड़ जाता है और वो उसको शराब पिलाना शुरू कर देता है बचपन से ही। ठीक है, इस टाइप की पुरानी मूवीज़। ठीक, तो उसे पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पेरेंट्स जैसा कहेंगे वैसा वो करता है, और अगर किसी काम को करने पर उसको मार पड़ती है, डांट पड़ती है या कहे कि दंड मिलता है, तो उस काम को दोबारा नहीं करता। तो इस प्रकार से दंड के डर से वो गलत काम करना छोड़ता है और रिवॉर्ड के
लिए वो अच्छे काम करता है। सेकंड स्टेज जो है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की, वहाँ पर एक्सचेंज आप समझ ही रहे हैं, है ना, आदान प्रदान से मतलब है इसका। तो यहाँ पर बच्चा क्या होता है, टिट फॉर टैट की स्टेट भी इसको बोलते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं साथ में। स्टेज नंबर 2 को टिट फॉर टैट भी कहा जाता है। टिट फॉर टैट क्यों? अगर बच्चे के 4 फ्रेंड हैं, स्कूल जा रहा है बच्चा, उन 4 में से एक फ्रेंड है जो बच्चे को हमेशा अपना टिफ़िन शेयर करता है, तो बच्चा अपना टिफ़िन भी उसी को शेयर करेगा, बाकी 3 को नहीं करेगा। बोलो ऐसा होता नहीं होता है? बच्चा यस तो सर। बहुत बच्चा तो बहुत दूर की बात है, आप लोग ने जब बीएड किया होगा हाल फिलहाल, तो आपने भी आई होप कि ऐसे ही किया होगा। आपके बैच में बहुत सारे बच्चे होंगे, जो बच्चे आपके साथ बैठ के अपना टिफ़िन शेयर करते हैं, आपने उनके साथ किया। कोई आपने फैमिलीज़ में देखा होगा कि आपके पड़ोसियों में कुछ ऐसे होते हैं कि जो उनके घर में कोई भी सामान आता है, मिठाई वगैरह, वो आपके घर में भी भिजवाते हैं 2 पीस, तो आप भी उनके घर में भिजवाते हैं, है ना। हम इनविटेशन की बात करें तो आपकी कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं उनमें से जिसका इनविटेशन आपको आता है, चाहे वो नामकरण का हो चाहे शादी का हो, आप उन्हीं को निमंत्रण देते हैं, बाकियों को नहीं देते हैं। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो ये है आपका इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की अवस्था। बच्चा जो उसके साथ जैसा व्यवहार करेगा, बच्चा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। जो अच्छा व्यवहार करेगा उसके साथ अच्छा व्यवहार, जो गलत व्यवहार करेगा उसके साथ गलत व्यवहार। तो ये है आपका प्री कन्वेंशनल। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं होता सही और गलत का, बस वो बच्चा अपने इन्वायरमेंट से जैसा उसको मिलता है वैसा सीख लेता है। कन्वेंशनल स्टेज नंबर 3 इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। स्टेज नंबर 3 को आप मेंशन कीजिएगा। गुड गर्ल गुड बॉय स्टेज से, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब अंतर्वैयक्तिक संबंध से कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक संबंध। अच्छा लड़का अच्छी लड़की। अब क्या अंतर्वैयक्तिक का मतलब क्या होता है? जैसे मैं और आप, हमारे बीच में जो संबंध है उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरपर्सनल। दो पर्सन मतलब आदमी, है ना। तो एक आदमियों के एक दूसरे जो संबंध है उसको हम इंटरपर्सनल कह देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे इंटर स्कूल बोलते हैं तो एक से अधिक स्कूलों के बीच में, इंटर नेशनल बोलते हैं तो एक से अधिक देशों के बीच में, इंटर स्टेट बोलते हैं तो एक से अधिक स्टेट्स के बीच में जो कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, है ना। तो ऐसे इंटर पर्सनल रिलेशनशिप की बात करेंगे तो एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में संबंध है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो क्या होता है, बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा होने लगता है और आपको आपने आपका भी अपना अनुभव रहा होगा, इस अवस्था से आप गुजरे ज़रूर होंगे। तो आपने देखा होगा कि बच्चों में एक आदत रहती है कि अपने आप को अच्छा दिखाने की, स्कूल में वेल ड्रेस्ड होकर के जाने की, ठीक है, टीचर्स का कहना मानने की, या फिर अगर उस बच्चे के दोस्त ऐसे हैं जो टीचर को हमेशा टीज़ करते रहते हैं, यानी कि परेशान करते रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से परेशान करके मतलब अपनी एक वो दिखाना चाहेगा, प्रेजेंस दिखाना चाहेगा कि देखो मैं भी कर सकता हूँ ऐसा वाला। यहाँ पर बच्चा जिसे पसंद करता है उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके जैसे काम करने की कोशिश करता है। पसंद का मतलब, जैसे टीचर को पसंद करता है, वही चाहता है कि टीचर उसको थोड़ा सा अटेंशन दे, तो टीचर की हर बात को मानता है वो। ठीक है। अगर बच्चा कोई ऐसी गैंग को पसंद करता है, मतलब कई बच्चों में होता है ना कि थोड़े से बड़े लड़के जो थोड़े बदमाश टाइप के हैं उनके साथ रहेंगे तो हमारी भी एक वो रहेगी, क्या बोलते हैं उसको, पकड़ रहेगी, मतलब है ना, पावर बनेगी हमारी भी। ठीक है। तो बच्चा उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में गलत सलत काम भी करने लगता है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो जिस ग्रुप में बच्चा शामिल होने आता है उसके ऐसे करने का प्रयास करता है। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा अच्छे काम भी सीख सकता है, गलत काम भी सीख सकता है। अच्छे काम वो तब सीखेगा जब वो अच्छे लोगों की संगत में रहेगा और अच्छे लोगों की अटेंशन उसको चाहिए होगी। गलत काम वो तब सीखेगा जब गलत लोगों की संगत में रहेगा और गलत लोगों की अटेंशन उसको चाहिए होगी। ठीक है। इसके बाद जैसे आजकल मूवीज़ वगैरह आप देखते हो ना, मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो अभी अभी एक मूवी आई थी आपकी KGF, रॉकी भाई, तो उसमें दिखा रखा है कि भाई जो एग्जैक्टली जो हीरो है वो सोशली क्या है, आपका विलन है एक प्रकार से। अब बच्चा उस मूवी को देख करके क्या सीख रहा है? वो यही तो सीख रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर हम किसी को मार भी देते हैं, है ना, हम पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अगर हम गलत काम करने लगते हैं तो भी हमारी वैल्यू बनती है। तो ये चीज़ें क्या है, बच्चों को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देती हैं। ठीक है। तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में रहता है, तो इस समय बच्चों पर विशेष हमको ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को सही संगत में रखना बहुत आवश्यक होता है। फिर आते हैं मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। मेंटेनिंग क्या मतलब, कैसी मेंटेनेंस की बात की जा रही होगी? मेंटेनिंग होता बनाए रखना,
हम बोलते हैं ना कि जैसे आपका स्कूटी होगी तो बोलते हैं स्कूटी को मेंटेन बनाए रखना है ना। हम बोलते हैं कि अपनी फिजिक को मेंटेन बनाए रखना है, मोटा नहीं होना है। समझ में आ रहा है? ठीक। और कोई भी चीज़, अपना मकान है आपका, उसको मेंटेन बनाए रखना है। मेंटेन मतलब कि उसमें किसी प्रकार से कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जैसा सुंदर दिख रहा है वैसे ही हमेशा दिखता रहना चाहिए। तो मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर मतलब कि सामाजिक नियमों को बनाए रखना। अब सामाजिक नियमों को बनाए रखने से क्या मतलब है? अगर समाज के कुछ नियम बने हुए हैं, नियम ये हैं कि उस समाज का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे समाज के व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेगा, वैवाहिक संबंध, तो वो फॉलो करना पड़ता है, वरना उसको समाज से निकाल दिया। तो आपने देखा होगा कई समाज में इंटरकास्ट मैरिजेस जो होती हैं वो बिल्कुल बैन होती हैं। वहाँ पर अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उस समाज की जो पंचायत होती है, खाप पंचायत जिनको स्पेशली हम बोलते हैं, यूपी देहात, हरियाणा, राजस्थान साइड को, तो वो खाप पंचायतें इतनी पावरफुल होती हैं कि उस व्यक्ति के पूरे परिवार को समाज से निष्कासित कर देती, बाहर निकाल देती हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि विद्यालय एक लघु समाज है, तो विद्यालय के कुछ नियम बने होते हैं, स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बच्चा अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, ब्रेक करता है रूल्स को, तो उसको रेस्टिकेट कर दिया जाता है स्कूल से। जैसे अगर स्कूल के अंदर किसी बच्चे को गाली देना मना है, मार पिटाई करना मना है, तो अगर ऐसा बच्चा कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि मैं बोले जा रहा हूँ एक तरफा और आप लोग बस बोर सर बोर होते आ रहे हैं। ठीक है। नो सर। तो ये चार अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से जो हमें देखने को मिलती है अपने आसपास बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट हम सभी लोग जो फोर्थ स्टेज होती हैं उसको फॉलो कर रहे होते हैं, प्रेजेंट टाइम में भी वही फॉलो कर रहे हैं। हम हमारी फैमिली के कुछ रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं, हम हमारे स्कूल के जो रूल्स होते हैं उसे फॉलो करते हैं। अगर आप टीचर हैं, आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी, टीचर नहीं भी हैं तो कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो उस जो कंपनी आपकी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्कूल है, उस स्कूल के जो नियम स्कूल टीचर्स के लिए बने हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है हमें जानना कि हम ऐसा कई सारे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम जो कोहलबर्ग की चौथी अवस्था है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, बस उस तक ही पहुंच पाते हैं। उसके आगे जाने के लिए थोड़ा सा गट्स, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसके लिए आपको थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो पहला तो ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। मतलब पांचवी जो अवस्था है उसको अगर हिंदी में हम नाम बोलें इसका, तो सामाजिक संबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है। इसको आप जनतांत्रिक मूल्य भी लिख सकते हैं, सामाजिक संबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार, हिंदी में नोट करिएगा। अब ये क्या मतलब है इसका, सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत अधिकार? तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि निश्चित रूप से समाज के नियमों का पालन करना हर व्यक्ति का क्या है, कर्तव्य होता है। लेकिन उसके कुछ व्यक्तिगत अधिकार भी होते हैं, है ना। उन अधिकारों की रक्षा करना भी उसका मौलिक कर्तव्य होता है, या फिर कहें कि एक प्रकार से हम मोरलिटी होती, नैतिकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, हैंस डिलेमा में जो बताया गया आपको कि वो जो हैंस है उसके लिए अपनी पत्नी को बचाना बहुत ज़रूरी है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो पत्नी को हाँ, पत्नी की रक्षा करना उसका क्या है, व्यक्तिगत अधिकार है एक प्रकार से। तो अपने उस व्यक्तिगत अधिकार के लिए जो सामाजिक नियम है कि चोरी नहीं करनी है चाहिए, तो पत्नी को बचाने के लिए वो उस नियम को तोड़ दे रहा है। और ऐसा कई बार हमारे साथ होता है, या हम देखते हैं हमारे आसपास ऐसा देखने को मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलना क्या है बताओ, अच्छी बात है गलत बात है? गलत बात। लेकिन जब हम कभी देखते हैं कि हम फंस रहे हैं या हमें नुकसान हो सकता है तो हम झूठ बोल देते हैं एकदम। फॉर एग्जांपल, आप टीचर हैं, आप जॉब कर रहे हैं और आपको ऑफिस पहुंचने में लेट हो गई और बॉस आपका गेट पे खड़ा हुआ है और वो आपसे बोलता है पर देर कैसे हुई, तो आप वहाँ पर कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, बोलो हाँ है ना? यस सर। है ना? यस सर। हाँ, तो कई बार हम खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ
ऐसा झोलमाल कर देते हैं, कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। हालांकि वो तो गलत है ना, वो चीज़ नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने वास्तविकता में अपने किसी अधिकार की रक्षा के लिए कुछ ऐसा अनैतिक कार्य कर दिया है तो वो एक प्रकार से स्वीकार्य होता है। ये आपको पता भी होगा कि कई सारे मूवीज़ में या फिर कई सारे सीरियल्स में आपने ऐसे एक्ट देखे होंगे, या फिर अगर आपके फैमिली में कोई वकील है तो आप उनसे पता कर सकते हैं। आत्मरक्षा में किसी को आप अगर मारते हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर मर्डर का केस नहीं चलता। ये जानकारी आपको होगी, है ना। यस सर। हाँ, तो जैसे माना कि अगर आप आम तौर पर रोड में घूम रहे हैं, आपने किसी को गोली मार दी तो आपके ऊपर मर्डर केस चल जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में अटैक हुआ है, डाकू आ गए हैं, वो आपको मारने वाले हैं, अपनी जान बचाने के लिए इंडिविजुअल राइट है, ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है अपनी जान बचाना। अपनी जान बचाने के लिए अगर आप उसको मार भी देते हैं ना तो आपके ऊपर केस तो चलेगा, ठीक है, बट मर्डर का केस नहीं चलेगा। उसे बोलते हैं हम अनइंटेंशनली, है ना, मर्डर, यानी कि गैर इरादतन हत्या। तो इस तरह का आप देख रहे हैं कि व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना क्या है आपका कर्तव्य। तो अब यहीं पर ये बड़ा कंफ्यूज कर देता है कि आप किस तरीके से अपने व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। स्टेज नंबर 6 है, ये है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल मतलब यूनिवर्सलिटी क्या होती है पहले तो ये समझ लीजिए आप। सार्वभौमिकता, लिखिए हिंदी में इसको, सार्वभौमिक सिद्धांत, नैतिकता के सार्वभौमिक सिद्धांत। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? आपने एक टर्म सुना होगा कई बार, यूनिवर्सल ट्रुथ, सुना है किसी ने? सार्वभौमिक सत्य। हेलो, यस सर। हाँ सर। बिल्कुल। तो सार्वभौमिक सत्य या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं? जैसे सूरज है ना, सारे ग्रहों का केंद्र है, वो क्या है आपका? सार्वभौमिक सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता, ठीक है। हम ये कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सार्वभौमिक सत्य है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। तो इस प्रकार से बहुत सारे सार्वभौमिक सत्य होते हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर नैतिकता की जब हम बात करते हैं सार्वभौमिक सत्य सिद्धांत के आधार पर, तो वो ये कह रहे हैं कि मतलब जो नैतिक कार्य आपके समाज में सही है वो सब समाज, हर समाज में सही अगर हो रहा है तो इट मीन्स वो क्या है? आपका सही नैतिकता है। उदाहरण के लिए 4th स्टेज देखिए आप, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि आपको बताया था मैंने कि एक समाज ने एक व्यवस्था बना रखी है, यानी कि नियम बना रखे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी है। तो जो व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करेगा तो उसको हम बोलेंगे कि इसने क्या किया है? सामाजिक नियम तोड़ा है, यानी कि अनैतिक कार्य किया है, और उसको बर्खास्त किया जाएगा समाज से, ठीक? बोलो हाँ, है ना। लेकिन वहीं स्टेज 6 में, हाँ स्टेज 6 में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर ही कहा जाता है कि ये बात कि इंटरकास्ट मैरिज सही नहीं है या अनैतिक कार्य है, ये सिर्फ कुछ समाज की सोच है, कुछ एक आध समाज की। 100% में से बात करें तो 0.1% जो समाज है वहाँ पर ये सोच है। इट मीन्स कि ये यूनिवर्सल थॉट नहीं है, ये सामाजिक या सार्वभौमिक विचार नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? तो ये कह रहे हैं कि सही और गलत, नैतिकता क्या है, क्या सही क्या गलत? तो सही वह है जो सबके लिए सही हो, इस यूनिवर्स में रहने वाले हर एक जीव के लिए सही हो, उसको हम सही कहेंगे। गलत क्या है? जो हर किसी के लिए गलत हो तो उसको हम गलत कहेंगे, ठीक है। जैसे एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। स्टेज नंबर 4 को फिर पकड़ लेते हैं हम, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। कुछ समाज ऐसे होते हैं कि जहाँ पर मांस खाना सही नहीं माना जाता। होता है ना ऐसा, कई लोग के कई कुछ समाज होते हैं ऐसे जहाँ पर मांस खाना अच्छा नहीं माना जाता। जो लोग मांस खाते हैं बोलते हैं कि भैया ये भ्रष्ट हैं करके, ठीक है, धार्मिक रूप से बोलते नहीं बोलते ऐसा? तो अगर आपसे कोई कहेगा कि बताओ मांस खाना सही है या गलत है, तो क्या कहेंगे आप? तो यहाँ पर अगर सार्वभौमिक सिद्धांत की बात करें तो वो ना सही है ना गलत है,
ठीक है। अगर सार्वभौमिकता के रूप में देखें तो अधिकांश जो समाज है वहाँ पर मांसाहारी लोग होते हैं, चाहे कोई जीव हो, जानवर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। ठीक, इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जिसको हम गलत मानते हैं, बट वो सार्वभौमिक रूप से गलत नहीं होता। ठीक है ना। तो ये है आपका सार्वभौमिकता के अंदर। अब इसको और मोटा मोटा समझना है आप, तो समझ लीजिए कि मानववादी सिद्धांत को इसने लिया हुआ है। मानववादी सिद्धांत मतलब कि जो किसी भी मनुष्य का हित करता है वो सही है, जो किसी भी मनुष्य का अहित करता है वो गलत है। ठीक है, बस ये समझ लीजिए इसको आप। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ वो स्क्रीन दिखा करके एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग इसी से नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आज की जो क्लास है उसका वीडियो देख करके अच्छे से समझ करके आइएगा, और कल की क्लास में आपको डिटेल डिस्कशन, जो आपको ये स्लाइड्स दिख रही ना, ये आपको मैं करवा दूँगा। ठीक है, तो कोई डाउट वगैरह आपका होगा तो पहले आप पूछ लेंगे, और फिर कल की क्लास में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है अभी आप लोगों का तो पूछ लीजिए। तो चलिए फिर क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। अभी आपकी हिंदी क्लास होगी ना, उसके लिए आप रेडी हो जाइए।